आपके साथ प्राची पांडे, ग्रामीण न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं रुद्रपुर गांव में। इस गांव के बारे में, इसकी खासियत जानने के लिए और साथ ही ये भी समझेंगे कि इस गांव में आखिर अभी भी क्या क्या समस्याएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा गांव मेरा प्रधान हमारा ये खास एपिसोड है, जहां पर हम अलग अलग गांव में जाते हैं और उस गांव के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में आपको बताते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम यहां पर आए हुए हैं और हमारे साथ इस गांव के प्रधान जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रधान जी। धन्यवाद। प्रधान जी, पहले तो आप हमें अपने इस गांव के बारे में बताएं कि आप बचपन से इस गांव को कैसा देख रहे थे और जब आप प्रधान बने तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई आप? मेरे ग्राम पंचायत का नाम रुद्रपुर है और मेरा गांव प्रबुद्ध वर्ग लोगों का गांव है जी। और हमारे गांव में बहुत सारे विद्वान लोग भी हैं और पहलवान लोग भी हैं। अच्छा जी, हमारा गांव एक ऐतिहासिक गांव, इसको द्वितीय काशी भी कहा जाता है। द्वितीय काशी भी कहा जाता है। देखिए, इस गांव के बारे में इन्होंने हमें जो बताया कि द्वितीय काशी कहा जाता है और इस गांव में आपने बताया कि पहलवान लोग भी हैं। तो इस पहलवानी का भी कुछ इतिहास रहा है क्या कि पहले लोग यहाँ पहलवानी करते थे या कुछ ऐसा? जी, बहुत पहले से हमारे यहाँ प्राचीन काल से पहलवानी का चल रहा है। हमारे गांव में अखाड़ा भी है। अच्छा। ये हमारे यहाँ विद्वान पंडित भी हैं। पंडित विद्या प्रसाद राम त्रिपाठी का नाम जो है कि अमर है विद्वता के क्षेत्र में। अच्छा, तो अभी भी यहाँ के युवा पहलवानी करते हैं? जी, करते हैं। अभी हमारे गांव के ही एक अवधेश यादव हमारे सहपाठी हैं, वर्तमान में भारत केसरी रह चुके हैं। अच्छा, तो देखिए, ये इस गांव की खासियत है कि यहाँ के लोग अभी भी अपनी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं, अभी भी ये लोग पहलवानी कर रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, आप जब से प्रधान बने, कब बने आप प्रधान? मैं इसी साल 2021 में। अच्छा, तो आप जब से प्रधान बने तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आया कि आपको प्रधान बन करके अपने गांव का कौन सा काम था जो आपको लगा कि सबसे पहले इसको करना चाहिए? मेरे यहाँ तमाम खुली नालियाँ थी जिससे जो है कि गंदगी फैल रहा था गांव में। तो मेरा पहला प्रयास था कि सबसे पहले जितनी भी खुली नालियाँ हैं मैक्सिमम को अंडरग्राउंड किया जाए या उसको कवर्ड किया जाए। अच्छा, तो सबसे पहले आपने स्वच्छता पर जो है वो ध्यान दिया। इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव की और सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनसे कितने लाभान्वित होते हैं यहाँ के लोग? भरसक प्रयास रहता है जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमने अपने ग्राम पंचायत में विद्यालय में बहुत सारा काम करवाया है। अच्छा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 800 बच्चे हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय उसमें 800 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। और वहाँ पर टाइल्स वेल्स नहीं था, रूम टूटा उटा था, उसका सारा मैंने कायाकल्प करवाया है। अच्छा। लगभग 5000 स्क्वायर फीट टाइल्स वेल्स लगा है, रूम वूम सही हो गया है। अच्छा, तो आप बच्चे वहाँ पर जो है प्रॉपर पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा, शिक्षा के बारे में तो आपने बताया हमें, लेकिन स्वच्छता के बारे में आपने बताया कि आप नालियाँ काफ़ी ठीक कराई हैं आपने, लेकिन स्वच्छता मिशन के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कूड़ों का किस तरीके से आप लोग कंपोजिट कराते हैं, किस तरीके से उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं या कहाँ फेंकते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? SLWM में मेरा गाँव चयनित हुआ है। उस संबंध में जो भी शासनादेश है वहाँ से गाइडलाइंस है, उसके अनुसार कूड़ा घर भी बनना है और जितने भी खुले में नालियाँ बह रही हैं सबको जो है कि बंद करना। जी। अच्छा प्रधान जी, गांव के अगर हम बात करें रोजगार के बारे में तो मुख्य रूप से यहाँ के लोग रोजगार के तौर पर क्या करते हैं? मुख्यतः रोजगार तो यहाँ कृषि ही है। हमारे यहाँ के ज़्यादा किस चीज़ की खेती करते हैं? हमारे यहाँ गेहूँ और धान की भी खेती होती है और एक टोला है गौरा पर, वहाँ पर ज़्यादातर लोग सब्जी की खेती करते हैं। अच्छा, सब्जी खेती करते हैं और मतलब मुख्य रूप से लोग कृषि पर ही जो है वो डिपेंडेंट है। और जो युवा वर्ग है क्या वो भी खेती किसानी करता है या फिर कुछ और कार्य भी करते हैं? नहीं, ज़्यादातर युवा तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, कई लोग जो है कि सरकारी नौकरी में भी हैं, कई लोग अपना खुद का बिजनेस भी करते हैं। तो देखिए, ये जो बातें मुझे प्रधान जी बता रहे हैं उसको देखकर इतना तो ज़रूर समझ में आता है कि ये गांव पहले से काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है, क्योंकि अन्य जितने भी गांव में अभी तक हम गए हैं वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है कि जो युवा वर्ग है वो या तो मजदूरी में है या मनरेगा का कुछ कार्य कर रहा होता है, लेकिन यहाँ के जो युवा हैं वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, जैसा कि प्रधान जी हमें बता रहे हैं कि वो लोग सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इस गाँव की। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस गांव को लेकर के वो ये है कि मनरेगा के तहत जो लोगों को काम मिलता है उसमें कितने प्रतिशत युवा आपके गांव के काम कर रहे हैं? लगभग में 25% मान के चले। अच्छा, संतुष्ट हैं वो मनरेगा के काम से? जी, संतुष्ट है। मिल जाते हैं मनरेगा के काम? जी, हमारे यहाँ लगभग 250-300 लेबर परमानेंट काम करते हैं।
और बरसात के टाइम पे, क्योंकि बरसात में अक्सर बंद हो जाता है। बरसात में बंद होता है, लेकिन जो है कि चक्रोड का काम नहीं बंद होता है, पोखरा और नाला बंद हो जाता है। अच्छा, लेकिन जो काम चलने लायक रहते हैं वो चलते रहते हैं। अच्छा, तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती होगी फिर। अच्छा प्रधान जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमने गांव के तमाम युवाओं के बारे में बात की, बच्चों के बारे में बात की, महिलाओं की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ जो नई बच्ची हैं वो तो पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, और जो पुरानी महिलाएं हैं वो ज़्यादातर घरेलू ही हैं। और लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए तमाम स्वयं सहायता समूह बनाया गया है। उससे जो भी सरकारी मदद मिलने वाली होती है, हम लोग प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। अच्छा, तो उससे कुछ महिलाओं को, लगभग अगर बात करें तो कितनी प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिल गया होगा स्वयं सहायता समूह के द्वारा? स्वयं सहायता समूह के द्वारा तो मनरेगा में ही प्राथमिकता दिया जाता है उनको। लगभग सारी जितनी स्वयं सहायता समूह में महिलाएं हैं, 1-2% का तो नहीं बता सकते, लगभग 99% लोगों को मनरेगा के द्वारा रोजगार दिया जा रहा है। मिल जाता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गांव के परिवेश के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इस गांव में जातियों का विभाजन कैसा है? मतलब कौन सी जाति ज़्यादा है, किनकी तादाद कम है, ये सारी चीज़ें हमें बताएं थोड़ा। हमारे यहाँ सवर्ण आबादी लगभग 40% है, और 40% ही ओबीसी है, और 20% एससी है। अच्छा, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है यहाँ का? पॉलिटिकल बैकग्राउंड लगभग सवर्ण बाहुल्य ही मान के चलिए। सवर्ण बाहुल्य है। अच्छा, अगर इस गांव के हम बात करें इतिहास के बारे में, तो इस गांव के इतिहास के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से आपने कोई कहानी सुनी हो, वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं आप? हमारे यहाँ प्राचीन कोटाई माता का मंदिर है, और जैसा कि हमारे पूर्वज लोग बताते हैं, वहाँ जंगल था पहले। अच्छा। और बंजारे रहते थे, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। हम लोगों की कुलदेवी मानी जाती हैं। अच्छा, इस पूरे गांव के लोग उन्हें कुलदेवी मानते हैं? जी जी जी। अच्छा, तो ये यहाँ इस गांव की जो है वो कुलदेवी के बारे में हमें प्रधान जी ने बताया है, क्योंकि हर गांव की अपनी एक मान्यता होती है, उनके अपने एक इष्ट देव होते हैं। तो उसी तरीके से इस गांव की भी एक इष्ट देवी कहूँगी मैं, वो है, और उसके बारे में हमें प्रधान जी ने बताया है। प्रधान जी, अब ज़रा बात करते हैं सरकारी योजनाओं को लेकर के, क्योंकि सरकार लगातार ये दावा करती है कि हमने जो है वो गाँव के विकास पर बहुत काम किया है। तो अभी क्या क्या समस्याएँ हैं आपके गाँव में जो अभी होनी बाकी हैं, जिनका कार्य अभी पेंडिंग में पड़ा है? अभी बहुत सारे ऐसे टोले हैं जहां पर आज तक आज़ादी के बाद रास्ता नहीं बना है। जैसे कि हमारे यहाँ एक टोला है गाय घाट, वहाँ आज तक आज़ादी के बाद से कोई फिक्स रास्ता नहीं है, और हमारा प्राथमिकता है कि रास्ता बन जाए। उसमें प्रयासरत भी हैं, देखिए कितना सफलता मिलता है। रास्ता यानी कि पक्की सड़क नहीं बनी है? पक्की सड़क क्या, कोई नहीं है, पगडंडी नहीं आज तक वहाँ जाने के लिए। तो लोग फिर कैसे आते जाते हैं वहाँ से? बाग है, उस रास्ते आते जाते हैं। बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। प्रयास कर रहे हैं आपसी सामंजस्यता बना के रास्ता वहाँ तक निकाला जाए। अच्छा, और अगर मान लीजिए इन केस, एक कंडीशन दे रही हूँ मैं, इन केस अगर वहाँ पे किसी व्यक्ति की तबीयत ख़राब हो जाती है, या मान लीजिए कोई महिला है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो ट्रैवल नहीं कर सकती, तो फिर वो उस केस में कैसे आएगी? अब आती है, बाग है, खाली ज़मीन है, परमानेंट रास्ता नहीं बना है, लेकिन आने जाने के लिए खाली ज़मीन है। हाँ, बारिश में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जी। और गांव में अगर उस पर्टिकुलर इलाके को हटा देते हैं, अगर गांव की बात की जाए, तो आपके गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है ताकि लोग जो वहां जाकर के इलाज करवा सकें? नहीं, गांव में तो नहीं बना है, लेकिन हमारे गांव से सटे हुए 1 किलोमीटर मान के चलिए कटघर है, वहाँ पे बना हुआ है PHC स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ पे लोग आते हैं, प्रॉपर इलाज वगैरह सब होता है? जी जी, होता है। चलिए, तो ये देखिए, इस गांव के बारे में अभी तक जो भी जानकारी हमसे प्रधान जी ने साझा की है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि पहले के मुकाबले ये गांव बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। हालांकि अभी भी कुछ समस्याएं हैं जो हमें प्रधान जी ने बताई हैं, कि अभी रोड्स नहीं बनी हुई हैं, सड़कों को लेकर के काम होना बाकी है, लेकिन इस पर भी अभी प्रधान जी कार्यरत हैं। अच्छा प्रधान जी, आप इस गाँव में जब प्रधान बने तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं जब कोई व्यक्ति प्रधान बनता है, तो ऐसा कोई टास्क जो आपने लिया हो कि भाई ये मेरे लिए चैलेंज है और ये मुझे करना है, ऐसा कोई टास्क था क्या? जी, मेरा टास्क यही है कि जितने भी जर्जर सड़कें हैं सबको व्यवस्थित कर दिया जाए। सड़कों की ही मेन समस्या है यहाँ? जी जी, सड़क और नाली का मेन समस्या है। तो ये हमारे साथ इस रुद्रपुर गांव के प्रधान जी थे, जिनसे हमने बात की और तमाम जानकारियां इस गांव के बारे में इकट्ठा करने की कोशिश की है। आखिर में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, बोल दें। आपके दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि सारे लोग जो भी हमको सुन रहे हैं, अपने गांव में साफ सफाई रखें और सरकार की योजनाओं को
सही ढंग से उपयोग करें। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रधान जी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको रुद्रपुर गांव की स्थिति बताने के लिए ले आए थे और प्रधान जी ने हमसे तमाम जानकारियां जो साझा की हैं उसके अनुसार ये समझ में आ चुका है हमें कि ये गांव अभी डेवलपमेंट के उस पड़ाव तक पहुंच चुका है जहां पर लोग एक आरामदायक जीवन जी सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि लगातार सरकार जो है वो गांव के विकास को लेकर के कार्यरत है, काम कर रही है, योजनाएं आ रही हैं और योजनाओं के तहत कार्य भी किया जा रहा है। ऐसे और भी गाँव में हम आपको लेकर जाएंगे, आपको वहाँ की स्थिति को बताएंगे। बने रहिए हमारे खास प्रोग्राम मेरा गाँव मेरा प्रधान के साथ, देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़।